तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज के इस दौर में बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जब बेटे और बहू मिलकर अपने बुजुर्ग माँ बाप या सास ससुर को घर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं, उन्हें उन्हीं के घर से निकाल कर वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां आई। इस दौर में, ऐसे दौर में, ऐसी कहानियों के बीच एक बेटे की एक बेमिसाल कहानी सामने आई है। एक बेटा जो अपने माँ बाप के लिए, खास तौर पर अपने बाप के लिए, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने सपने, सब कुछ छोड़ देता है। सिर्फ एक कसम, एक प्रण, एक वचन लेता है, और वो ये कि वो अपने पिता को उनकी खोई हुई इज्जत, उनकी मर्यादा, और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी वर्दी, जो उनकी ज़िंदगी है, वो लौटाएगा। और इस लौटाने के लिए उसे जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगा, और उसने किया। दिल को कचोट देने वाली ये कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी है मिथिलेश पांडे की। मिथिलेश पांडे जो मध्य प्रदेश में एक पुलिस कांस्टेबल थे। 90s के दौर में उन्होंने पुलिस ज्वाइन किया। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। घर में पत्नी और दो बेटे, एक अभिषेक पांडे और एक आशीष पांडे। 2013 तक ये परिवार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ घर में खुशियां थी। दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा बीटेक कर रहा था, आगे चलकर एमटेक करना था, गेट का एग्जाम देना था। छोटा बेटा अभिषेक तब 7th में था। इसी दौरान 2013 में एक ऐसी चीज होती है जो इस पूरे परिवार की जिंदगी में कोहराम मचा देती है। एक गुमनाम खत आता है पुलिस डिपार्टमेंट के पास, और उस गुमनाम खत में ये लिखा था कि कांस्टेबल मिथिलेश पांडे के पास आय से ज्यादा संपत्ति है। उनके पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 1,98,000 रुपए है, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। यह शिकायत भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, एक एड्रेस जरूर था। पुलिस वालों ने पूछा, मिथिलेश ने बताया कि उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है, और वो भी बैंक से लोन लेकर। 1,98,000 का शायद ये प्लॉट था, जिसमें से 1.5 लाख के आसपास उन्होंने लोन लिया था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में किसी के पास स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। पुलिस ने फिर भी जांच की, तो ये कहा कि आपने प्लॉट खरीदने से पहले डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया, जबकि उन्होंने बता दिया था। लेकिन फिर भी जांच चलती रही। जांच के दौरान में अब कांस्टेबल मिथिलेश पांडे को एक तरफा सुनवाई के बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड के बाद अब जांच चलती रहती है। फिर एक रोज एक पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठाती है और मिथिलेश पांडे से कहती है कि आप आइए इस इंक्वायरी कमेटी के सामने। इत्तेफाक से जो तारीख दी गई थी उनको उस पेशी पर पहुंचने की, उस दिन वो बीमार थे, चल नहीं सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने इल्तिजा की कि आज मैं पहुंच नहीं सकता। लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी, और उसके बाद एक फैसला आ गया। फैसला यह कि मिथिलेश पांडे, जिन्हें अब तक सिर्फ सस्पेंड किया गया था, अब उन्हें नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, यानी उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये बात है 2013 की। जैसे ही इस फैसले की जानकारी घर वालों को मिली, पूरे घर पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा। मिथिलेश पांडे इकलौते कमाने वाले थे, 2 बच्चे थे, बेटे दोनों स्कूल में, घर का खर्चा, कमाई का एक ही जरिया नौकरी, और वही पुलिस की नौकरी उनसे छीन ली गई, वर्दी उनसे वापस ले ली गई। एक तो नौकरी लेना, ऊपर से बर्खास्त और टर्मिनेशन, ये एक दाग था। बहुत सारे लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ऐसे वक्त पे मुंह फेर लेते हैं, मुंह भी फेरा। इधर मिथिलेश पांडे की अब जिंदगी में ये था कि वो क्या करे। मजबूत आदमी थे, ताकतवर आदमी थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो कमजोर पड़ते गए। इधर नौकरी जाने के बाद अब घर की माली हालत खराब होने लगी। दोनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां की फीस अच्छी खासी थी। अब इतने पैसे नहीं थे कि हर महीने उनके फीस दे सकते। स्कूल बदल दिया, दोनों को उन स्कूलों में डाल दिया जहां के फीस कम थे। कांस्टेबल मिथिलेश पांडे ने अपने इलाके में ही छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी। कुछ काम कर लेते, कुछ पैसे आ जाते। बड़ा बेटा तब तक बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, अब एमटेक की तैयारी, गेट का एग्जाम देना, दूसरे शहर जाना था, भोपाल जाकर पढ़ाई करनी थी, तैयारी करनी थी, खर्चा अलग था हजारों का। पैसे घर में थे नहीं।
बेटे को इस बात का एहसास था। इधर छोटा बेटा अभिषेक भी अब लगातार वक्त गुजरने के साथ पढ़ता जा रहा था और अब वो 12वीं में पहुंच चुका था। 5 साल बीत चुके थे टर्मिनेशन को। पूरे घर को मालूम था। धीरे धीरे पहले यह था कि इंसाफ की उम्मीद थी। मिथिलेश पांडे ने जबलपुर हाई कोर्ट में बर्खास्तगी को चैलेंज भी किया, लेकिन कोर्ट के अंदर इतनी फाइलें हैं, उन्हीं हज़ारों फाइलों में उनकी फाइलें कहीं दब के रह गई। सुनवाई की कोई तारीख नहीं, सुनवाई हो नहीं रही, वक्त बीत रहा, लग रहा अब सब कुछ खत्म। शुरू में इंसाफ पाने की जो उम्मीद जगी थी मिथिलेश पांडे की, वो उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ती गई। इधर छोटा बेटा अभिषेक अब 12वीं में पहुंच चुका था। छोटे बेटे अभिषेक ने एक सपना देखा था कि वो भी अपने पिता की तरह पुलिस अफसर बनेगा। जब भी वो थाने जाता, जब उसके पिता वहाँ तैनाती पर थे, तो वो देखता कि कैसे उनके पिता उनके अपने सीनियरों को सैल्यूट करते हैं। ये देखकर उसके मन में आया कि मैं भी एक अफसर बनूंगा, लेकिन अपने पिता से बड़ा, ताकि लोग मुझे भी सैल्यूट करें। ये सपना था उसका, पुलिस अफसर बनने का। लेकिन 12वीं तक पहुँचते पहुँचते उसे घर की हालत की सच्चाई का एहसास हो गया। इधर बड़े बेटे को लगा कि पिताजी अकेले क्या कुछ कर रहे हैं। एक तो सदमा झेल रहे हैं नौकरी जाने का, ऊपर से उस बर्खास्तगी की बेइज्जती का, वर्दी छिन जाने का, जो उनकी जिंदगी थी। बड़े बेटे ने भी अपने सपने को किनारे रखा, आगे की पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी करने लगा, ताकि घर चलाने में पिता की मदद कर सके। इधर 12वीं में पहुंचने के बाद अचानक एक रोज अभिषेक को यह ख्याल आया कि उसका भी कुछ फर्ज है। बड़े भाई को देखा, बड़े भाई बहुत इमोशनल और सारी उसकी मदद कर रहे थे उसकी पढ़ाई में भी। अब वो नौकरी कर रहे हैं, पॉकेट मनी भी वही देते थे। एक दिन अचानक अभिषेक ने फैसला लिया कि वो पुलिस अफसर नहीं बनेगा। जो घर की हालत है और उसके पिता जिस तरीके से धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, इंसाफ की उम्मीदें उनकी दम तोड़ती जा रही हैं, उसने कसम खाई, एक प्रण लिया, एक वचन लिया कि वो अपने पिता की खोई हुई इज्जत, मर्यादा और सबसे बड़ी चीज उनकी वर्दी उन्हें दिलाएगा। अब कसम तो खा ली, लेकिन कैसे दिलाएगा? अब उसने सोचना शुरू किया, अपने क्लास के दोस्तों से बातचीत करनी शुरू की। पता चला पुलिस में जाने के बाद तो ये मुमकिन है नहीं, तो फिर क्या रास्ता है? उसे ये पता था कि पिताजी का मामला एक कोर्ट में चल रहा है और ये घर में था कि कोर्ट से वापसी में उनको वर्दी मिल सकती है। तब उसके दिमाग में आया कि अगर कोर्ट से मिल सकती है तो कोर्ट से कौन दिलाएगा? वकील। वकील उसकी नज़र में एक बड़ी चीज़ थी। 12वीं में उसने तय कर लिया एक दिन कि वो अब पुलिस अफसर नहीं बनेगा, एक वकील बनेगा और सिर्फ अपने पिता के मुकदमे को लड़ने के लिए, उन्हें उस मुकदमे में जिताने के लिए, उन्हें उनके खोए हुए सम्मान, इज्जत, मर्यादा और वर्दी को दिलाने के लिए वकालत की पढ़ाई करेगा। 12वीं वो पास करता है, घर वालों से कहता है कि मुझे LLB करनी है। भोपाल पहुंच जाता है। बड़े भाई तब तक नौकरी कर रहे थे। फर्स्ट ईयर में वो उसकी पैसों से, फीस के ज़रिए सब मदद करते हैं। सेकेंड ईयर में अब अभिषेक को लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो पढ़ाई के साथ छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देता है, पार्ट टाइम। अब वो एक तरफ LLB की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ नौकरी कर रहा है, अपने खर्चे, अपने फीस अब खुद उठाने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता। इधर जबलपुर हाई कोर्ट में जो पिटीशन बरसों से पड़ी थी, वो अब भी वैसी ही थी, कोई सुनवाई नहीं। और इन बीतते वक्त के साथ अभिषेक के पिता मिथिलेश पांडे की अब आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके छोटे बेटे ने LLB क्यों चुना, वो क्या करना चाहता है, किस लिए वकील बनना चाहता है। धीरे धीरे वक्त बीता। 2021 का साल आया, अभिषेक वकील बन गया। वकील बनने के बाद उसने तय किया कि वो जबलपुर हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करेगा और इसमें उसकी मदद की उन वकील साहब ने जो उसके पिता का केस लड़ रहे थे। जो पिटीशन जो जबलपुर हाई कोर्ट में थी, जो लंबित पड़ी थी, उन्हीं के अंडर में वो प्रैक्टिस करेगा। वो भी अच्छे इंसान थे, उन्होंने अभिषेक की मदद की। जबलपुर हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो चाहता तो क्रिमिनल प्रैक्टिस या क्रिमिनल लॉयर या बाकी और भी कोई चीज़ कर सकता था, लेकिन उसका मकसद बड़ा क्लियर था कि वो अपने पिता का मुकदमा लड़ेगा। तो उसने सर्विस से रिलेटेड मैटर पर ही स्टडी शुरू कर दी।
स्टडी शुरू करने के बाद उसने सबसे पहले अपने पिता के केस की फाइल खोली। कई महीने तक उस पर काम किया। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी जानकारी, सबूत, गवाह, विटनेस, पुलिस का पक्ष, पिता का पक्ष, हर एक चीज को एक तरह से घूंट कर पी गया। पूरे केस की तैयारी करने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट में उसने अपने पिता के उस लंबित पड़े केस को खोलने और उस पर फिर से सुनवाई करने की अर्जी डाली। उनके सीनियर वकील ने उनकी मदद की। आखिरकार जबलपुर हाई कोर्ट ने उस अर्जी को स्वीकार किया और अब मिथिलेश पांडे का मुकदमा जबलपुर हाई कोर्ट में जिरह बहस के लिए लिस्टेड हो गया। कोर्ट का पहला दिन, पिता का मुकदमा, बेटा वकील बनकर अदालत के अंदर खड़ा है, साथ में सीनियर वकील है। अभिषेक को लगा कि सीनियर वकील ही बहस करेंगे, लेकिन जैसे ही बहस की बारी आई, सीनियर वकील उठते हैं और अभिषेक से कहते हैं, यह केस तुम्हारा है, इसलिए इस पर तुम ही बहस करोगे, इस केस को तुम लड़ोगे, क्योंकि इस केस से जितने तुम इमोशनल जुड़े हुए कोई और वकील शायद नहीं कर पाएगा। और फिर तो उन्होंने तो ठानी ही थी वकालत इसलिए करनी है क्योंकि अपने पिता का मुकदमा लड़ना है, तो इस केस के साथ इंसाफ तुम ही कर सकते हो। एक सीनियर वकील एक जूनियर वकील को जब ये बात कहे तो जूनियर वकील का हौसला बढ़ गया, यानी अभिषेक का। अभिषेक ने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। एक आम मुकदमा लड़ना और एक ऐसा मुकदमा लड़ना जिसके ऊपर एक पूरे परिवार की जिंदगी, भविष्य, सब कुछ टिका है। ये मुकदमा हार गया तो 12 साल से वो जो दर्द, वो जख्म, वो गम फैमिली सह रही है, फिर उसका कुछ नहीं होगा। उम्मीदें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो एक तरफ केस लड़ना था और दूसरी तरफ अपने पूरे परिवार का सर भी ऊंचा करना था। चुनौती बड़ी थी। और इत्तेफाक से उसी वक्त अभिषेक ने एक मशहूर सुपरहिट हिंदी फिल्म भी देख रखी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सीन है जिसमें बोमन ईरानी, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक हॉल में बैठकर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं। बोमन ईरानी जो एक खुद डॉक्टर बने थे, वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ऑपरेशन करना और किसी अपने का ऑपरेशन करना। वो एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूं तो मेरे हाथ कांपेंगे। ये सीन, ये डायलॉग अभिषेक को याद था। अब अचानक उसके सामने वो तस्वीर घूमने लगी कि मैं सारे सपने साइड किया। वकील इसलिए बना कि अपने पिता का मुकदमा लड़कर उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान और वर्दी वापस दिलानी है। अगर मैं ये मुकदमा हार गया और मेरी वजह से हार गया, मैं ढंग से बहस नहीं कर पाया, मैं ढंग से चीज़ों को सामने नहीं रख पाया, तो क्या होगा। और ये बड़ा वाजिब डर था। लेकिन अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी। पूरे जोश के साथ, पूरे इमोशन के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ उसने अपना मुकदमा लड़ा। सारी दलीलें, सारे जिरह, सब कुछ खत्म हुए। जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसले की तारीख तय की, 27 मई 2024। जब यह फैसला सुनाने का दिन आया, उस दिन अभिषेक पांडे कोर्ट के अंदर और पूरा परिवार गांव में घर पर। क्या फैसला आएगा पता नहीं, लेकिन अभिषेक की जिंदगी का यह सबसे खास दिन, सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, जो सब कुछ बदल सकता था और सब कुछ खत्म कर सकता था। आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, एक ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने कहा कि जिस गुमनाम कंप्लेंट के ऊपर मिथिलेश पांडे की नौकरी ली गई, वो गुमनाम शख्स दुश्मनी भी निकाल सकता है। उस गुमनाम शख्स ने जो एड्रेस दिया था, उस पर पुलिस की टीम गई और वो पता भी फर्जी निकला। तो जो खुद फर्जी है, जिसके कोई सबूत नहीं मिले, ऐसे हल्के मामले में इतनी सख्त सजा मिथिलेश पांडे को कैसे दी जा सकती है। जबलपुर हाई कोर्ट ने टर्मिनेशन के पुलिस विभाग के ऑर्डर को रद्द किया और एमपी पुलिस को ऑर्डर दिया कि मिथिलेश पांडे को दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाए। यह खबर जैसे ही मिथिलेश के घर और मिथिलेश को मिली, पूरा घर खुशी से झूम उठा। 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिथिलेश को वर्दी मिलने वाली थी।
अभिषेक को लगा कि जिस चीज़ के लिए उसने वकालत चुनी वो मिशन पूरा हुआ, लेकिन ऐसा था नहीं। ये पहली लड़ाई थी, अब इसके आगे भी लड़ाई बाकी थी। कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर लेकर मिथिलेश पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो बड़े सीनियर अफसर थे कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मिथिलेश को कोर्ट के कहने के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराया। शायद इसकी एक वजह थी, और बड़ी वजह थी वो, कि अगर वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो 12 साल के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने का मतलब ये है कि उन 12 सालों की तनख्वाह, और अगर वो एलिजिबल होता है इन 12 सालों में प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, तो वो सब जोड़ दीजिए, अमाउंट करीब 60-70 लाख रुपए बैठता है। तो ये पैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कौन देगा? ये एक चीज़ थी, वरना कांस्टेबल का पद था, उन्हें भी मालूम था, लेकिन ये 12 साल की तनख्वाह और बाकी चीज़ें मना कर दिया गया। मई 2024 में फैसला आया, पूरा 24 बीत गया। मिथिलेश को वापस पुलिस में बहाल नहीं किया गया, उन्हें उनकी वर्दी नहीं मिली। अभिषेक बेचैन, पिता इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं अफसरों के, दफ्तरों के, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार मिथिलेश ने के इस लड़ाई में अभिषेक ने फिर कहा कि एक और लड़ाई लड़नी है। वापस वो जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा। जबलपुर हाईकोर्ट जाकर उसने सच्चाई बताई। हाईकोर्ट हैरान कि जब उसने अपना फैसला सुना दिया कि वापस मिथिलेश को नौकरी पर बहाल करना है, तो मई से लेके अब 2025 आ गया, मतलब 8-9 महीने बीत गए और उनके फैसले पर अमल ही नहीं हुआ। कोर्ट बेहद सख्त हुआ और उसने एसपी और आईजी, उस रेंज के जिनके अंडर में मिथिलेश था, उनको एक नोटिस भेजा और कहा कि कोर्ट के आदेश का आप दोनों ने पालन नहीं किया। हमारे कहने के बावजूद मिथिलेश पांडे को उसकी वर्दी, उसकी नौकरी नहीं लौटाई, तो क्यों ना आप दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज किया जाए, अदालत की अवमानना का, अदालत के हुक्म को न मानने का, और इसमें जेल भी है। जैसे ही ये नोटिस एमपी पुलिस डिपार्टमेंट को मिलती है, मतलब वो शायद 3 या 4 अप्रैल की बात थी, 3 की, 4 अप्रैल को ही मिथिलेश पांडे को एक कॉपी मिलती है एमपी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप आइए और पुलिस फोर्स ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद उमरिया में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ 5 तारीख को ही उनकी पोस्टिंग हो जाती है। 12 लंबे साल के बाद मिथिलेश पांडे को वापस उनकी वर्दी मिली। जब ये 4 तारीख को उनको ऑर्डर मिला उनकी बहाली का, तब एडवोकेट अभिषेक पांडे यानी मिथिलेश पांडे के बेटे जबलपुर में थे, गांव से दूर। घर से खबर मिली, वो रात को ही निकल गए सुबह अपने घर के लिए, क्योंकि इस खुशी के पल में वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। लेकिन एक सरप्राइज था जिसका खुद अभिषेक को भी पता नहीं था। जब वो घर पहुंचे, ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उसी वक्त की हैं। घर में माँ बाप, बड़े भाई, रिश्तेदार, मोहल्ले, सब ने मिलकर ढोल नगाड़े का इंतज़ाम किया, फूल मालाओं का इंतज़ाम किया एक शख्स के स्वागत के लिए। एक बेटा, एक भाई, एक वकील, जिसने कसम खाई और 12 लंबे साल के बाद अपने पिता को उसकी खोई हुई इज्जत, सम्मान, मर्यादा और वो वर्दी, जिसे जान से भी जो प्यारी थी, वो सब लौटा रहा था और वो घर लौट रहा था। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, ढोल नगाड़ों के साथ एडवोकेट अभिषेक पांडे का स्वागत होता है। पिता उसे रोते हुए गले लगाते हैं, माँ रोती हुई गले लगाती है, भाई बाद में अकेले ले जाकर उसके साथ रोता है। सब कुछ अच्छा हो गया, बस एक चीज़ थी, इन 12 लंबे सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। मिथिलेश पांडे भी थोड़े बदल गए थे। पुरानी वर्दी अब उनके जिस्म पर आ नहीं रही थी। नई वर्दी सिलाई गई, नई वर्दी दी गई, नई वर्दी पहनकर वो थाने पहुंचे। 12 साल तक उनका रूटीन ये था कि ज़्यादातर वक्त घर पर रहते थे,
2013 से पहले उनका रूटीन ये था कि वो घर कब आएंगे ये पता नहीं था। घर वाले अब खुश हैं कि उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई, बट इस बात का अब दुख भी है कि अभी कई कई दिन तक घर नहीं आएंगे, क्योंकि 24-24 घंटे तक पुलिस वालों को नौकरी करनी पड़ती है। अभिषेक पांडे कल यहाँ आए थे क्राइम तक के दफ्तर में, उनसे मैंने बातचीत की थी। इस कहानी के ख़त्म करने के बाद उनकी बातचीत के कुछ झलकियाँ आपको सुनाकर छोड़ कर जाऊँगा, बट मैंने उनसे पूछा कि आप वकील बने क्योंकि आपको अपने पिता की कानूनी लड़ाई लड़नी थी। अब तो वो आप जीत गए, आपके पिता को आपकी वापस उनको वर्दी मिल गई। अब क्या आप अभिषेक पांडे अपने सपने को पूरा करेंगे? क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करेंगे या कुछ और? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि इस पिता की कानूनी लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने एक चीज़ महसूस किया कि जब किसी शख्स को वो न्याय या इंसाफ दिलाते हैं और फिर उसकी आंखों में देखते हैं और उसकी आंखों में उस वक्त जो खुशी के आंसू देखते हैं, उससे बड़ा सुकून ज़िंदगी में कुछ और चीज़ दे ही नहीं सकती। इसीलिए वो हमेशा वकालत करेंगे। हर माँ बाप, हर बच्चे के लिए मिसाल एक कहानी, एक नसीहत है कहानी। कितने खुशकिस्मत और लकी माँ बाप हैं अभिषेक और उनके भाई दोनों के, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, संभाला और आज घर में फिर से खुशियां लौटी। ऐसी कहानी सुनकर कई बार खुद मुझे भी अच्छा लगता है, कुछ प्रेरणा भी मिलती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आखिर में एक चीज़ और भी बताता हूँ आपको कि जिन एडवोकेट अभिषेक पांडे की मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये भी क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं और ये लगातार कहानियाँ सुनते हैं। जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्हें समझ भी नहीं आया कि वाकई मैं ही बोल रहा हूँ, पहले उन्हें लगा कोई और है। और मुझे खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि वो क्राइम तक फैमिली मेंबर है। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड हम सब को आप पर प्राउड है। थैंक यू सो मच। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन वही अपना सिलसिला कुछ लोगों के लिए। कहानी के आखिर में याद है मैं आपको बोला था, तो पहले कुछ झलकियाँ सुन लीजिए अभिषेक पांडे की। मैंने एक्चुअली मेरा अभी मन था पुलिस में जाने का, क्योंकि पापा को देख के, पापा कांस्टेबल, बट मुझे थोड़ा उससे ऊपर जाना था, हायर उनके सोचा था 2 स्टार या 3 स्टार लगता हमारे ऊपर भी। बट सर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे पता था कि वकील बन के ही मैं पापा को न्याय दिला सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता, ऑल्दो वकील बनना था कि न्याय अपन जितना, क्योंकि मुझे देरी लग रही थी अब, और मुझे ये नहीं पता था कि अगले साल हो जाएगा कि उसके अगले साल हो जाएगा। तो मैंने सर BLLB की ही तैयारी करी थी। मैं 11वीं के बाद से सर मुझे वकालत करने का ही मेरे को सर वो था। सर्विस मैटर मैंने सीखा कि सर्विस मैटर का होता क्या है। कुछ दूसरे केसेस लिए और हाथ पैर तो कांपते हैं सर। जब पर्सनल केस अगर आप करते हैं तो आपका एग्रेशन भी आ जाता है कि जब अपनी बात नहीं मानी जा रही है, चाहे सरकारी वकील के द्वारा चाहे जज साहब के द्वारा, तो अपन को गुस्सा आने लगता है कि अरे यार मेरे बीच में क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पापा सर उम्मीद हार चुके थे, मतलब मुझे न्याय नहीं मिलेगा। बोले पापा रुकिए, थोड़ा सा मुझे मेहनत करने दीजिए, समझने दीजिए कि चीज़ें क्या होती है सर्विस मैटर में। पापा को बोला, पापा बोले ठीक है कर लो, होना जाना कुछ है नहीं उसमें, मुझे न्याय अब तो बहुत लेट हो गया है, मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि वो डिमोटिवेट हो चुके थे उस समय। 4 तारीख को सर पापा को उसी आदेश के बाद 4 तारीख को सर पापा की ज्वाइनिंग ले ली गई। सर वो फीलिंग्स तो सर मैं फिर बयां तो नहीं कर पाऊँगा, बस फील ही कर पाता हूँ। कभी भी सर मेरे आँख में नम हो जाते हैं। ऑल दो सर मैं बहुत बोल्ड आदमी हूँ, मैं रोना मैं विश्वास नहीं करता। बट सर उस दिन सर मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ था कि भले सर वो कांस्टेबल है, बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन सर उनके आँख में जो प्राउड वाले जो वो था, वो देख के सर मतलब ऐसा लगा कि मैंने कुछ छोटा काम नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। सर मैं जीवन भर वकालत ही करना चाहता हूँ सर, क्योंकि लोगों को न्याय दिलाने के बाद जो फीलिंग्स आती है ना सर, जब आपके सामने कोई मतलब न्याय के लिए भटक रहा हो, जब आपने उसे न्याय दिला दिया हो सर, जो उसकी आँख में और हमारे आँख में जो उसके न्याय के लिए जो और थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं उम्मीद के जो मतलब खुशी के जो आंसू रहते हैं, उसको देखने के लिए सर मैं इस फील्ड को कभी जीवन में नहीं छोड़ सकता था। 4 तारीख का ऑर्डर था
और वर्दी सर को कि इंस्टेंट में कैसे हो जाती, 12 साल बाद पूरी वर्दी छोटी हो गई थी। तो फिर वर्दी सर अब फिर पापा ने तुरंत सिलवाया एक दिन के अंदर। पुरानी वर्दी थी थोड़ी सी, वो तो उसको ढीला ढाला करके अपना किया, अपना सिलाया विलाया। फिर एक दिन बाद सर वो जगह है मत लेने सर। बाद अब वापस जॉब ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो अब वापस सर उनका दिनचर्या स्टार्ट हो गया जो पुलिस वालों का होता है। 24 घंटे की ड्यूटी रहती, कभी भी कॉल आ जाता है, आप चलिए सर। अभी तो सर 1-2 हफ्ता हुआ है, अभी होने वाला है। सारी चीज़ें मुझे पता है, जो बचपन में हम लोग झेला करते रहे कि पिताजी का मुंह 2-2 दिन 3 दिन तक नहीं देखा करते पाते रहे अपन, कहीं पापा यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी इस थाने कहीं वहाँ। अब वो झेलना आपको, अब वो फिर झेलना, हाँ अब बुरा नहीं लगेगा। अब बुरा नहीं लगेगा सर। तो अभिषेक पांडे जी को आपने सुन लिया। अब कहानी का सिलसिला यहीं रोकते हैं, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले आज प्रतीक श्रीवास्तव इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रतीक। और ये रितेश श्रीवास्तव जी के भाई हैं। साथ ही नीतीश यादव इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नीतीश, ये दरभंगा से हैं। अमूल्य कुमार इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अमूल्य, और ये भेजा देवाशीष ने। साथ ही निकिता इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे निकिता, और ये भेजा है आरती ने। इसके अलावा कुलविंदर सिंह इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुलविंदर जी, और ये भेजा है रघुवीर ने। साथ ही साक्षी इनका भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे साक्षी, और भेजा है नीलम जी ने। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। कल संडे है, आप चाहें तो रात 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियां विश्राम सुन सकते हैं। वैसे आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ रात 9 बजे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।